नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। पाकिस्तान की सेहत पर सर्जिकल स्ट्राइक का लगता है ज्यादा असर नहीं हुआ है। दुनिया भर में फजीहत होने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जेनेवा समझौते की धज्जियां उड़ाते हुए पाकिस्तान एक बार फिर भारतीय सैनिक के शव के साथ पाकिस्तान ने दरिंदगी की है। भारत इसका करारा जवाब दे रहा है। एलओसी पर दोनों ओर से फायरिंग जारी है। सवाल है, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते तो फिर पाकिस्तान का क्या इलाज है? एक और सर्जिकल स्ट्राइक या एक और वार? यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट। अब की बार सीमा पार। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक खास पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या डिफेंस एक्सपर्ट है, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला और कांग्रेस की तरफ से चरण सिंह सापरा होंगे। मेरे साथ दो और एक्सपर्ट, अचल मल्होत्रा फॉर्मर डिप्लोमेट और कमर आगा फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। इन सब से हम बात करेंगे और स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देखो साहब, देश के लिए शहीद हुआ तो बहुत सम्मान की बात है, पर मेरा इकलौता लड़का तो खो दिया मैंने, तो देश के लिए वर्दी पहन कर सीमा पर चढ़ जाऊं तो आज भी वही जोश है, आज भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे मोबाइल पर फोन के बताया कि आपका लड़का शहीद हो गया। 3 जवान की जगह 60 जवान शहीद करे पाकिस्तान के। भारत पाकिस्तान के रिश्ते इतने गंभीर मोड़ पर पहले कभी नहीं पहुंचे थे। बार बार सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन जहां सर्जिकल स्ट्राइक से टूटे पाकिस्तान को सीमा पार से फायरिंग बंद करनी चाहिए थी, उसने और बढ़ा दी है। दोनों मुल्कों के बीच दुश्मनी का आलम यह है कि पाकिस्तान दरिंदगी पर उतर आया है। पाकिस्तान ने एक भारतीय शहीद सैनिक के शव के साथ दरिंदगी की। हालांकि भारत ने भी करारा जवाब दिया है। जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान के 2 सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान ने 3 सैनिकों को जिस तरह से वहां पर मार दिया और एक 100 के साथ जिस तरह विवक्षा किया, क्या कहेंगे आप? अपनी सेना पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, इतना ही कहूंगा। दरअसल इस साल 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ने 375 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, जबकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान करीब 310 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की गोलीबारी में सुरक्षा बलों के 18 जवानों और 12 नागरिकों की मौत हुई है। पाकिस्तान परेशान है। कभी सिंधु नदी का मुद्दा यूएन में उठा रहा है, तो कभी चीन से हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मदद की गुहार कर रहा है। और इन सब के बीच लगातार सीमा पार से पाकिस्तान की फायरिंग भी जारी है। सवाल है, आखिर कब बाज आएगा पाकिस्तान? दुनिया भर में पाकिस्तान के आतंकी पालने की बात अब आम हो चुकी है। खुद पाकिस्तान इसका शिकार है। लेकिन लगता है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। लिहाजा पाकिस्तान को सीमा पार जाकर ही समझाना होगा। और लगता है कि इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब और बड़ा देना पड़ेगा, तभी जाकर पाकिस्तान समझेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से सीमा के पार से फायरिंग की है, वो बहुत सवाल भी खड़े करता है और बहुत ज्यादा गुस्से की भी बात है, बहुत ज्यादा चिंता की बात है, जिसके बारे में सोचना पड़ेगा। मेरे साथ जो तमाम लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब आपके पास आऊंगा। मेजर जनरल बख्शी साहब, हमारे पास एक आंकड़ा है। आंकड़ा यह है कि अभी तक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने 310 बार सीज फायर तोड़ा है और हमारे 18 सैनिकों की शहादत हुई है, 18 सैनिक शहीद हुए हैं। बख्शी साहब, आप हम सब में सबसे ज्यादा शायद इस बारे में जानते हैं कि सेना कैसे ऑपरेट करती है। लेकिन बख्शी साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान को अभी भी अकल नहीं आई है या हम समझा नहीं पा रहे हैं? दिक्कत कहां है? क्योंकि पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं है।
देखिए, हमारे देश में एक आदत है कि हम सस्ती और घटिया सॉल्यूशंस चाहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक मात्र एक चेतावनी थी पाकिस्तान को कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल, जो नियंत्रण रेखा है, वो लक्ष्मण रेखा नहीं है कि जिसे केवल पाकिस्तान जब चाहे जहां चाहे पार करके हमारा यहां खून खराबा कर सकता है, हम नहीं जा सकते पार। उसको केवल यह संकेत था कि अगर आप इस तरह की हरकतें जारी रखोगे, द सर्जिकल स्ट्राइक विल बी द न्यू नॉर्मल। उसको हमारे देश में कुछ लोगों ने अजीब ट्विस्ट दिया कि साहब सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, अब अगले 30 साल तक मामला खत्म। क्या बचकानी बात करते हैं। पाकिस्तान पहले तो तमाचा पड़ा अपने राहिल शरीफ साहब के चेहरे पे, वो सकपका गए कि कैसे देश के सामने कबूल करें कि मेरे मुंह पे तमाचा पड़ा है। जाते जाते कुर्सी छोड़ते छोड़ते उन्होंने सफेद झूठ बोला कि स्ट्राइक नहीं हुई। एक महीने के बाद उन्होंने फायर असॉल्ट से जवाब दिया। 70 पोस्ट हमारे और 40 हमारे गांव के ऊपर स्मॉल आर्म्स और बटालियन मोटर्स से फायर किया। कहीं कहीं जगह 120 मोटर ट्राई किए। कौन कहता है कि हमें इसका जवाब स्मॉल आर्म्स और बटालियन मोटर से ही देना है? हमारी बोफोर तोपे, हमारे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, क्या ये रिपब्लिक डे परेड पे दिखाने के लिए है, नुमाइश के लिए है? देखिए, ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका इस्तेमाल करिए। सन 2000 से 2003 तक एक आर्टिलरी वॉर चली थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे। हमारी बोफर्स, हम थे फौज में तब, हमारी बोफर्स, हमारे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी। 23 नवंबर 2003 को परवेज मुशर्रफ साहब ने घुटने टेक कर सीज फायर मांगा था और वो सीज फायर 13 साल चला। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को अच्छी करारी चोट लगी थी। ठीक है सर, ठीक है। अरे साहब, आपको सीमा पार करने की भी जरूरत नहीं है। आपके तोप के गोले सीमा पार जाते हैं 40 किलोमीटर अंदर, और जहां 40 किलो का गोला नहीं, और बिल्कुल सेना जवाब दे भी रही है। ऐसा नहीं कि सेना जवाब नहीं दे रही। होती पाकिस्तान ने खुद माना है कि उसके 3 सैनिक मारे गए हैं भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में, और उन्होंने तो यह भी कह दिया कि कुछ सिविलियंस भी मारे गए हैं। हालांकि सवाल यहां पर ही आता है, गौरव आर्या, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यहां पर है जो बख्शी साहब कह रहे थे कि क्या हमने अपने आप को रोक दिया एक सीमा के बाद, और पाकिस्तान ने वाकई सीमा पार कर दी है? क्योंकि एक हमारे शहीद सैनिक के साथ, उसके शव के साथ बर्बरता भी की गई है, जो इससे पहले भी पाकिस्तान कर चुका है। देखिए, जो जनरल जीडी बख्शी साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। मैं 100% उनके साथ हूं इस चीज में। पाकिस्तान हर समय पहल करता है और हम लोग पता नहीं क्यों बाद में जवाब देते रहते हैं। और सिर्फ ये सर्जिकल स्ट्राइक तक ही हमें रोकना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है जो जनरल साहब ने अभी बताई। हमारे जो पिनाकाज हैं, MBRL, और हमारे 155 mm बोफोर्स हैं, उनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर जाके जो गोले गिरे 30-40 किलोमीटर अंदर, तब पाकिस्तान के अंदर दहशत बैठेगी, तब पाकिस्तान को सबक समझ में आएगा। ये सिर्फ 2, 4, 5 किलोमीटर की फायरिंग करके कुछ हासिल नहीं होने वाला, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो भी डिसीजन पाकिस्तान में लिया जाता है या पाकिस्तानी फौज लेती है, वो उनमें प्राइम मिनिस्टर का कोई लेना देना नहीं होता। वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज द फाइनल आर्बिट्रर ऑफ ऑल द डेस्टिनीज इन पाकिस्तान। वो बताते हैं क्या करना है। तो हमें भी इस तरीके से थोड़ा सा तगड़ा होना पड़ेगा, थोड़ा सा तेज होना पड़ेगा, और पाकिस्तान को, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, इतनी ज्यादा क्षति पहुंचाई जाए, उनको इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए कि जैसे जनरल साहब ने अभी बोला कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो वो सकपका गए थे, और 2-3 दिन तक तो उनकी तरफ से कोई कमेंट नहीं आया कि क्या हो गया है। फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। इस तरीके की कार्रवाई सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, उनको पीछे जाके मारना पड़ेगा। ठीक है, और प्रेम शुक्ला, अब आपके पास ही आऊंगा और आपसे सवाल सीधा सरकार आपकी है। प्रेम शुक्ला, सर्जिकल स्ट्राइक पर बहुत राजनीति हुई, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक से सिलसिला पाकिस्तान की फायरिंग का रुका नहीं है, और हमारे कई सैनिक शहीद हो चुके हैं और पानी अब सिर के पार जाता दिख रहा है। 2 सैनिकों को आपने सुन लिया, वो क्या कह रहे हैं, सरकार में क्या मंथन चल रहा है और सरकार क्या सोच रही है, बताएं आज देश को। देखिए, सरकार का बहुत स्पष्ट मत है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन जिस तरह का निर्णय सेना के हित में जो निर्णय है वो लेने के लिए स्वायत्त है। वो जहां आवश्यकता पड़ रही है वो उस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। आप देख रहे हैं उनकी तरफ भी लोग मर रहे हैं। इससे अधिक जोरदार मार की आवश्यकता होगी। सरकार सेना को निश्चित तौर पर भाषा समझ में नहीं आ रही है। जितना जबरदस्त मार से, प्रेम शुक्ला जी, लगता है कि पाकिस्तान को भाषा समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान मान नहीं रहा है। पाकिस्तान तो आज UN में पहुंच गया और उसने इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा भी उठा दिया फिर से।
कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश हो रही है नहीं, भारत। पाकिस्तान की समझ में तो तब भी नहीं आया जब उनके 93,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनके सैनिकों ने समर्पण किया था, कालांतर में जो है शिमला समझौते के माध्यम से छोड़ा गया, फिर भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। कारगिल की पराजय के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। पाकिस्तान कुछ दिन के लिए सुधरता, जैसे नीलम वैली में जबरदस्त उनको मारा गया, 23 नवंबर 2003 को सीज फायर का उन्होंने घुटने टेक कर समझौता किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर उन्होंने शुरुआत कर दी उसकी। तो पाकिस्तान को राजनीतिक तौर पर घेराबंदी और सैन्य कार्रवाइयों के माध्यम से वो जो बारंबार जो आदरणीय बख्शी जी ने कहा कि उनको लगता था कि हम एक तरफ से एलओसी क्रॉस ही नहीं करेंगे, तो एक मैसेज उनको दिया गया सर्जिकल स्ट्राइक का। आवश्यकता पड़ने पर इससे ज्यादा जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक भी सरकार प्राधिकृत करेगी डीसीएमओ को, ऐसा लग रहा है जो आवश्यकता हो। नहीं सरकार नहीं तो प्रभाव छोड़ने वाला मैसेज उनको मिलेगा। हमारे सेना के जवान शहीद होते रहे और पाकिस्तानी चैन की नींद सोते रहे, ये संभव नहीं है। यही सवाल है। पाकिस्तान को क्या इंतजार जारी है कार्रवाई जारी है। आज जवाब मिला ना, नहीं तो उनके 3 सैनिकों को मारा गया, और इससे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन को लगेगा कि इससे ज्यादा डीपली घुसकर उनको मारने की आवश्यकता है, तो निर्णय लेंगे वो, उनके निर्णय के साथ देश खड़ा होगा। चरण सिंह साबरा, लगता है आपको कि क्या वाकई सही तरीके से जवाब अब दे देना चाहिए और अब आर पार हो जाए? आज अब पाकिस्तान की जो ये जिस तरह से पाकिस्तान अब हद से ऊपर जाकर अब जो कारगुजारियां कर रहा है, उसका जवाब उसी भाषा में देने का वक्त आ गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, मैं उनको मेरे पक्ष की तरफ से और अपनी तरफ से मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। आपने खुद बताया कि पिछले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में 310 बार सीज फायर का वायलेशन हुआ है, 18 सैनिक मर चुके हैं, शहीद हुए हैं, और हमारे सिविलियन भी उसमें कई मरे हैं। तो ये जो एक हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उनका एक प्रभाव उन्होंने बढ़ाने का कोशिश किया है, और कहीं ना कहीं हमारी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ जो बननी चाहिए, वो पॉलिसी में कंसिस्टेंसी में कहीं ना कहीं हमको थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। सभी पार्टियां सत्ताधारी पार्टी के साथ में हैं इस विषय पर, पाकिस्तान के विषय पर जो वो करना चाहते हैं हम उनके साथ में हैं, लेकिन अब समय आया है कि जब हमको एक ठोस पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और मैं जीडी बख्शी साहब से और आर्या साहब से मैं सहमत हूं कि हमको अपनी बड़ी गन्स का, बोफोर का, या और जो भी है जो मिलिट्री को समझ में आता है, हमको एक पाकिस्तान को बड़ी मार मारने की जरूरत है, क्योंकि समय अभी ऐसा आया। आपकी सर्जिकल स्ट्राइक का उन पर कोई असर नहीं हुआ, आपने उसका पॉलिटिकल फायदा जरूर उठाने की कोशिश की देश के अंदर, लेकिन पाकिस्तान पे कोई असर नहीं पड़ा है। जो जुमलों की बातें चलती थी, 56 इंच की छाती या 1 सर के बदले 10 लाएंगे, अब वो समय आया है कि हमको 10 सर बोल लाने अब वो खाली बोल कर समय आके 10 सर लाने पड़ेंगे। जवाब दीजिए, फिर सरकार को ठोस प्लान बनाना पड़ेगा। जवाब दीजिए। जो सरकार नहीं, हम तो 10 सर निश्चित तौर पर लाएंगे, चीजें थी जो लेकिन दिग्विजय सिंह बात की भाषा करके जो 2 महीना शुरू कर देते हैं, उसका क्या? नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सौरभ जी मुझे कंप्लीट कीजिए। गौरव जी, देखिए, ऐसा है कि कई बातें हुई थी उस समय जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब ये सारी उड़ी का अटैक हुआ, तब उस समय कहा गया था कि भारत की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर किया जाए, जो आज तक नहीं किया गया है। MFN स्टेटस हटाने की बात हुई थी, वो नहीं हुआ है। मुझे लगता है इंडस वाटर ट्रीटी पर विचार करके ये सवाल मत कीजिए, अपना जो पानी है वो पूरी तरह से यूज करें, क्योंकि 10 साल आप सरकार में रहे, आपने टेरर स्टेट घोषित नहीं किया, और अभी भी बतौर विपक्षी पार्टी आप संसद में एक प्रस्ताव ला सकते हैं टेरर स्टेट घोषित करने का। आप वो भी नहीं लेकर आए, ये परिस्थिति नहीं थी। आप वो भी नहीं लेकर आए। गौरव जी, 10 साल ये परिस्थिति नहीं थी। मैं आपको बताता हूं, सुनिए चरण सिंह साहब, नहीं सुनिए, आपने जो सवाल किया, आप सुनिए। 10 साल राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर हैं, उन्होंने निजी विधेयक पेश किया है पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने का। क्या आपकी पार्टी इस तरह का विधेयक नहीं ला सकती थी? तो वो आज पेश किया, मुझे पता है। नहीं, आज पेश किया, मुझे पता है। मैं ये कहता हूं कि ये सरकार, क्या कांग्रेस समर्थन करने वाली है? जरा इसका जवाब दीजिए। सरकार को ये बिल लाना चाहिए।
अरे सर कांग्रेस इसका आपको क्यों नहीं लाना समर्थन चाहिए करेगी पूरी तरह जब से? राजीव चंद्रशेखर कांग्रेस का बिल लाने को तैयार है क्या? आप तो नोटबंदी के मुद्दे पर नहीं, मानव श्रृंखला बनाने में दिग्विजय बिजी हैं। सिंह डुबकी बजा रहे हैं पाकिस्तान परस्ती की। नहीं, आप तो नोटबंदी के मुद्दे पर मानव श्रृंखला बना रहे हैं, शहीदों के मुद्दे पर भी बनाते तो कितना अच्छा लगता है। अगर सरकार ये बिल लाती है तो सरकार ये बिल लाती है तो सारी विपक्षी पार्टियां उसको सपोर्ट करती हैं। आप लाइए तो सही, क्यों हमको प्राइवेट मेंबर बिल लाने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, कांग्रेस का स्टैंड जरा बताइए ना क्या है? हम आपके साथ हैं। हम कहीं भी सत्ताधारी पार्टी के विरुद्ध नहीं है पाकिस्तान के विषय में। तो इतने दिन से संसद चली, आपने एक बार भी बात क्यों नहीं छेड़ी? और कांग्रेस आप सिर्फ डिमोनेटाइजेशन पर ही क्यों टटे पड़े? लाने का साहस रखिए ना। आज जो है संसद में इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करने की कोशिश की गई, अच्छा आइडिया आप दे रहा भाग क्यों हूं। खड़े हुए? नहीं, मैं आज जो है प्रेम शुक्ला जी, आज सीमा पर बारंबार पाकिस्तान के डिमोनेटाइजेशन पे सरकार घिर रही है। उस विषय पर सुन लीजिए, उस विषय पर पार्लियामेंट में डिस्कशन की बात सत्ता पक्ष की तरफ से हुई तो कांग्रेस उस पर दुम दबाकर क्यों भाग खड़ी हुई? भाई साहब, प्रेम कृपा शुक्ला करके जी, बताएं। थोड़ा सुनिए भी। ये चर्चा सुन तो आप ही को रहे हैं जी, फिर भी मैं आप 1.5-2 मिनट से बोले जा रहे हैं, आपका कान काम नहीं करता है। सपरा जी, अरे मेरे भाई, हम तो सुन ही रहे हैं आपकी तो मैं तो आपके फायदे की बात मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं कि आप अगर पाकिस्तान का बिल लाते हैं, पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करने का बिल लाते हैं तो डिमोनेटाइजेशन पे जो आप गिरे हैं आप बच जाएंगे। मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूं। मोदी जी प्रेम शुक्ला आपका कितनी अच्छी सलाह दे रहा है। प्रेम शुक्ला आपको कितनी अच्छी सलाह दे रहे हैं चरण सिंह सापरा कि डिमोनेटाइजेशन से विपक्ष जो घेर रहा है आप उससे कैसे बचे। अब लगता है आप मानेंगे इस सलाह को प्रेम शुक्ला? नहीं, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट भारत की संसद की बजाय जब संयुक्त राष्ट्र में उसको टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाएगा तो उस पर प्रभाव पड़ेगा और उसके लिए भारत सरकार कृत संकल्प है और उसके लिए घेराबंदी राजनयिक तौर पर की जा रही है। भाई साहब, पहले अपने देश में तो करिए, अपने देश में करने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हो। सुनिए और यूनाइटेड नेशंस पे प्रभाव डालने की बात कर रहे हैं। कायरों के सरदार कृपया सुन लीजिए। अपने देश में जहां पर आपकी मेजॉरिटी है, कायरों के सरदार जरा सुन लीजिए। जहां पर सरदार जरा अपने कान को देखिए। मेरी प्रेम शुक्ला पंडित मेरी सरदारी पे नहीं जाना। सरदार की सरदारी पे नहीं जाना। क्या बात कर रहे हैं? बहुत गंदा बोल सकता हूँ। पर्सनल नहीं, सरदार की सरदारी की बात नहीं कर रहे हैं। शब्दों का उच्चारण प्लीज रिलीजन से शब्दों का दूर रखे। इस तरह की बात मत कर। अरे हटाओ। नहीं, आराम से प्रेम शुक्ला, आराम से। मैं आपके पास आऊंगा। प्लीज आप दोनों मेरे साथ रहिए। डिबेट कर रहे हो और चरण सिंह सापरा प्लीज रुकिए आप दोनों लोग रुकिए। मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। कमर आगा, क्या जो बात टेरर स्टेट को घोषित करने की मांग उठाई जा रही थी, क्या वाकई देश में टेरर स्टेट भारत में घोषित किया जाएगा तो इससे पाकिस्तान पर दबाव बनेगा, या जो बीजेपी कह रही है कि नहीं यूएन में कराएंगे वहां से असर पड़ेगा? देखिए, ये पुराना रेजोल्यूशन है, काफ़ी समय से इस पे कोशिश हो रही है कि यूएन में उसको आतंकवादी स्टेट घोषित किया जाए। अगर वो आतंकवादी स्टेट घोषित करने में हम लोग सफल होते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही रिगरस किस्म के सैंक्शंस, प्रतिबंध लगेंगे। और जब वो प्रतिबंध लगेंगे तो उसमें न तो वो उनका ट्रेड हो पाएगा बाहर, न बिल्कुल इकनॉमी उनकी क्रिपल हो जाएगी और उनको रोकना पड़ेगा आतंकवाद को हर हालत में। इसके ऊपर हम लोग धीरे धीरे आगे लगातार बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में, इसलिए कि जिस तरीके से संबंध बिगड़ रहे हैं पाकिस्तान के अमेरिका और पश्चिमी देशों के, और पाकिस्तान जिस तरीके से पूरी तरीके से चाइना के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है इस रीजन में, तो मैं नहीं समझता कि वो समय दूर है कि जब उस पर सैंक्शन लगा जाए। हमको भी वेट करना चाहिए। नया यूएस एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला है जनवरी 20 से, उसके बाद ये प्रतिक्रिया और बढ़ जाएगी। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, मैं समझता हूँ कि 2-3 लेवल पे हमको पाकिस्तान से डील करना पड़ेगा इमीडिएटली। एक तो जिस तरीके से बॉर्डर के ऊपर एस्केलेशन हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके लिए तो आर्मी सक्षम है और उसको डील कर रही है। दूसरी तरफ साथ साथ हमको, मैं समझता हूँ कि समय आ गया है कि फ़ौरन हम लोगों को स्पेशल इनवॉइस भी दूसरे मुल्कों में भेजा जाए ताकि पाकिस्तान के खिलाफ एक घेराबंदी उसको डिप्लोमेटिकली भी करना माहौल बना था सर्जिकल स्ट्राइक के पास। मैं एक सेकंड
एक सेकंड मुझको कम, मैं ये कह रहा था कि उसमें खासतौर से सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर, जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने पर्सनल अपने संबंध बहुत अच्छे बनाए हैं और वो नहीं चाहते कि इस समय लड़ाइयाँ हों, और जो पाकिस्तान के बहुत समर्थक देश हैं, और दूसरी तरफ यूरोप भी हमको भेजने पड़ेंगे अपने स्पेशल इन्वॉय, और बताना पड़ेगा कि इस तरीके से लोग मर रहे हैं और ये इमीडिएट बंद होना चाहिए और बातचीत का सिलसिला पाकिस्तान को शुरू करना चाहिए, लेकिन बातचीत से पहले उसको दहशत यानी आतंकवाद को रोकना होगा, शिविर को बंद करना होगा, जो हमारी कंडीशन है, गवर्नमेंट जिसके ऊपर वचनबद्ध है। तो मैं समझता हूँ चारों तरफ से डिप्लोमेटिकली, मिलिट्रली और उसके बाद फिर सैंक्शंस की बात की जाए, तब हमें कहीं मैं आपसे जो सवाल ले रहा था, मैं जेडी बख्शी साहब चाहूंगा अब आप उस सवाल का जवाब दें। जेडी बख्शी साहब, एक मोमेंटम बना था पिछले कुछ दिनों पहले जहां हमने सार्क समिट का बायकॉट किया था और एक एक करके कई देश हमारे साथ आए थे, जहां हमने सर्जिकल स्ट्राइक के पहले और भी चीजें पाकिस्तान पर दबाव डाला था, जहां हमने इंडस वाटर ट्रीटी के रिव्यू की बात कही थी और कुछ देशों ने हमें सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद अमेरिका और कुछ बड़े देशों ने हमें बैक किया था। एक मोमेंटम लग रहा था कि पाकिस्तान पर भारत दबाव बनाने में और उसको ग्लोबली आइसोलेट करने में कामयाब हो रहा है, उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या हमने वो मोमेंटम खो दिया या हम उस मोमेंटम को बरकरार नहीं रख पाए? जेडी बख्शी साहब, ऐसा क्या हुआ? देखिए, हमने पाकिस्तान पे काफी कुछ दबाव बनाया था। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच था, डिप्लोमेटिक प्रेशर, हाइड्रोग्राफिक प्रेशर इन द ट्रीटी को इन्वोक करके, उसके अलावा मिलिट्री प्रेशर और इकोनॉमिक प्रेशर की भी बात हो रही थी। फिर सडनली हमारे यहाँ पे एक तबका है, हमारे पीसनिक्स पहले तो हमको 30 साल तक कुछ भी करने से रोकते रहे। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने कम से कम वो जिंक्स तो तोड़ा 30 साल का और सीमा के पार एक्टिविटी करी और ताल ठोक के एक्टिविटी करी। लेकिन उसके बाद फिर हम अपने मन में साइकोलॉजिकल लक्ष्मण रेखा एक खड़ी करते हैं, फिर दूसरी खड़ी कर देते हैं। पहले तो था कि साहब सीमा रेखा पार ही मत करो, एक भी सिपाही पार किया तो दिल्ली में न्यूक्लियर बम फटने शुरू हो जाएंगे। ये महज बकवास था, शराब बकवास। सर्जिकल स्ट्राइक हुए 1.5-2 महीने हो गए, प्लीज गिन के बता दीजिए कितने न्यूक्लियर बम दिल्ली पे गिरे हैं। बिल्कुल। क्यों लोग हमारी सरकारों को डरा डरा के ठंडा पसीना निकाल रहे थे पिछले 30 साल? ये बकवास है। अब दूसरा बकवास ये शुरू हो गया है कि आर्टिलरी फायर नहीं खुलेगा। अरे क्यों नहीं खुलेगा? हमको क्या पाकिस्तान का इंतजार करना है? पाकिस्तान की इजाजत चाहिए। आप उसको लगाना है तो इफ यू वांट टू शूट, डोंट टॉक। प्लेकेटरी जेस्चर मत करिए। सर्जिकल स्ट्राइक आपने करी, आपके ही देश में लोग खड़े हो गए कि आप झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान की फौज सही बोल रही है। आपने पूरा डाइल्यूट कर दिया उसका असर, और उसके बाद पाकिस्तान पे असर रहा 8, 10, 15 दिन। अब फिर उसकी हिम्मत बढ़ गई है, क्योंकि आप मलहम पट्टी लगाने क्यों पहुंच रहे हैं? क्यों आपको कहने की जरूरत है कि यह स्ट्राइक केवल टेररिस्ट के खिलाफ थी, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नहीं? मेरी नजर में पाकिस्तान की फौज टेररिस्ट है, उसको ठोकना जरूरी है। वो है असली गुनाहगार। ये टेररिस्ट तो मुखौटा है। क्यों आपको जाके उस पे मलहम पट्टी करने की? प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, बहुत बड़े सवाल है और आपको जवाब देना पड़ेगा प्रेम शुक्ला, और प्लीज स्टिक टू द पॉइंट। आगे नहीं होगा, जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला। होता रहेगा, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। जब तक जरूरत है होगा। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला। हो रहा है, इसका दर्जे हरारत बढ़ाइए, फिर देखिए। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, बख्शी जी ने जो कहा, हम निश्चित तौर पर हमारी सेनाएं जो हैं वो पाकिस्तान की आतंकवादियों की समर्थक सेना को मारेगी, निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो चरण सिंह सप्रा जैसे लोग, दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो कहने लगते हैं कि युद्ध और मात फैला रहे हैं आप इस देश में, दिग्विजय सिंह का बयान था कि नहीं था? नहीं बताना पड़ेगा ना भाई साहब। देखिए प्रेम शुक्ला, यहाँ आप बोलिए, लेकिन नाम लीजिए, लेकिन पर्सनल मत जाइए। नहीं, मैं बोलूं ही नहीं। आप बोलिए, अनुपम जैसे लोग फर्जी लोग, आप ऐसे कृपा करके चरण सिंह सप्रा पर्सनल जाओगे तो मैं छोड़ना नहीं। फिर आप बहुत घटिया बातें शुरू करेंगे और मुझे भी आपकी तरह जो है नीचे उतारना पड़ेगा। सरदार को कमजोर नहीं, सप्रा साहब, किसी ने ऐसा नहीं कहा और कोई ऐसा नहीं कह सकता। This is totally unacceptable. एक मिनट प्रेम शुक्ला सुनिए, प्रेम शुक्ला रुकिए, मैं चाहता हूं यहाँ कंफ्यूजन दूर हो। प्रेम शुक्ला रुकिए, प्रेम शुक्ला सप्रा साहब सुनिए, एक मिनट प्रेम शुक्ला सुनिए। नहीं प्रेम शुक्ला रुकिए, मैं आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला मैं आपके पास आ रहा हूँ। सप्रा साहब सुनिए, मुझे सप्रा साहब से बात कराइए, मुझे सप्रा साहब से बात करनी है, फिर मैं प्रेम शुक्ला आपके पास आ रहा हूँ। सप्रा साहब सुनिए, सप्रा साहब मेरी बात सुनिए, सप्रा साहब आप मेरी बात सुनिए। प्रेम शुक्ला को अगर कायदे से डिबेट करनी है
सरफराज साहब आप मेरी बात सुनिए। प्रेम शुक्ला कायदे से डिबेट कर रहे हैं तो point प्रेम पे शुक्ला की डिबेट बात नहीं है। सरफराज साहब आप मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन है, उसको दूर करना चाहिए यहाँ पे। सरफराज साहब बाहर चला जाए। सरफराज साहब सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए आप। मैं जवाब देने सरफराज साहब मैं मेरी बात सुनिए ना आप, मेरी बात सुनिए। सरफराज साहब मुझे लगता है कोई कम्युनिकेशन गैप है, आप तक बात गलत पहुंची है और आप जो बात कर रहे हैं टोटली अनएक्सेप्टेबल है। किसी पर पर्सनल, किसी के रिलीजन को, किसी की कास्ट को और किसी के पर्सनल पहनावे को लेकर कोई कुछ नहीं कह सकता। और जिसने भी कहा है, किसी ने इस डिबेट में तो कम से कम नहीं कहा। कैसे कहा? नहीं, मैं वो चीफ के तौर पर आपको बोल रहे थे, हेड के तौर पर बोल रहे थे। कितने सरदारों ने शहादत दी? नहीं, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है। सरफराज साहब आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। सरफराज साहब आई थिंक आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। सरफराज साहब लिसन, आर्मी के अंदर कितने सरदार हैं जिन्होंने शहादत दी है? एक्सेप्ट सरदारों की शहादत, एक्सेप्ट सरदारों के ऊपर किसी ने कुछ नहीं कहा। शहादत दे रहे मनदीप सिंह ने, जिसकी मनदीप सिंह की बॉडी को बर्बरता से मारा गया हरियाणा। मैं प्रेम शुक्ला से क्लियर कर लेता हूं, तब आप मानेंगे। और आज प्रेम शुक्ला कहते हैं मैं प्रेम शुक्ला से क्लियर कर लेता हूं। आप एक मिनट, सरफराज साहब, प्रेम शुक्ला ये नहीं, हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। डिबेट हो रही है। प्रेम शुक्ला ने वो नहीं कहा जो आप समझ रहे हैं। पॉइंटेड अब आप बात का पतंगड़ बना रहे हैं। सर, आपको आपके रिलीजन पर किसी ने कुछ नहीं कहा। बीइंग एन एंकर इस डिबेट का मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। को कहिए जो विषय है, हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन आप इस बात को छोड़िए। ऐसी कोई बात नहीं है, विषय पर करें। ऐसी कोई बात नहीं। सरफराज साहब सुनिए, प्रेम शुक्ला ठीक है। सरफराज साहब आप रुकिए, प्रेम शुक्ला मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला सुनिए, मेरी बात सुनिए। प्रेम शुक्ला, आप केवल मुद्दे पर बोलिए, विचारधारा पे बोलिए और आप स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन आपकी बात से आप मैंने मुद्दे और विचारधारा आप ये क्लियर कर दीजिए कि आपने किसी का रिलीजन पे कुछ नहीं कहा है। प्लीज आप क्लियर कर दीजिए। मैंने गौरव जी, गलत ना जाए। आप नहीं, गौरव जी कृपा करके देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए, कृपा करके आप समझ, वीडियो आप पीछे कर लीजिए। मैंने कायरों के सरदार शब्द का प्रयोग किया, किसी पर जातिवाचक धर्मवाचक टिप्पणी नहीं है। छोड़ दीजिए ना ये सब। इन्होंने मेरी जात पर जरूर टिप्पणी की। नहीं, छोड़ दीजिए। अब मुद्दे पर आते हैं। इन्होंने दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। अब मुद्दे पर मैं पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं। मेरा पॉइंटेड जवाब है, भारत की सेना के पीछे भारत सरकार पूरी तरह खड़ी है। पाकिस्तान जिस तरह से हरकतें कर रहा है, उसको सबक सिखाने के लिए हमारी सेना प्रतिबद्ध है और सरकार उसको पूरा राजनीतिक समर्थन दिए खड़ी है। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग, आज भी आप डॉन अखबार पढ़िएगा, पाकिस्तान का डॉन अखबार, उसमें एक रिपोर्ट है कि जो सरकार विरोधी ताकतें, एंटी मोदी फोर्सेज जो हैं, उनको भी राजनय के माध्यम से एकीकृत करके पाकिस्तान को लाभ पहुंचाने की स्थिति क्रिएट करना। आज का डॉन आप पढ़ लीजिए। तो ये कौन लोग हैं? ये दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग हैं, सलमान खुर्शीद जैसे लोग हैं, संजय निरुपम जैसे लोग हैं, जो सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर जो है सवाल खड़ा करते हैं। अगर मैं ये कहता हूं तो पॉइंट्स में कहां भटक रहा हूं, कृपया आप बताइए। चलिए ठीक है, मैं एक मिनट आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। चपरा साहब आपके पास भी आ रहा हूं, जवाब लूंगा, लेकिन कमर आगा कुछ कहना चाह रहे थे। कमर आगा जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। आप जनरल बख्शी के पॉइंट में कुछ ऐड करना चाह रहे थे। नहीं, मैं केवल ये इतना कह रहा था कि देखिए, हमको बहुत उपलब्धियां मिली थी सरकार को, खासतौर से सार्क सम्मेलन वहाँ पे न होने के बाद। अब समय दोबारा से आया है, फिर से हम लोगों को चाहिए, बल्कि चल ही रहा है वो प्रोसेस। उसमें ये होगा कि इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और वो तमाम देश जो पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद से पीड़ित हैं, इनका भी एक संगठन अलग से बनाना होगा पाकिस्तान से डील करने के लिए। ये बहुत रीजनल अलायंस बनाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तभी इसलिए कि पाकिस्तान को कई फ्रंट पे घेरना होगा। एक तो इकोनॉमिक, और तीसरी चीज़ मैं ये कह रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान की इंटरनल स्थिति बहुत बिगड़ गई है और उसको डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन पाकिस्तान की आम जनता की डाइवर्ट करने के लिए ये लगातार फायरिंग कर रहे हैं। इसलिए कि राहिल शरीफ का जो टेन्योर है ये बहुत फेलियर हो गया है और उसको छिपाने के लिए राहुल शरीफ साहब बार बार ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई उपलब्धि नहीं। क्या मतलब? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है। वो उनकी तो फितरत है ये करना, वो लगातार लेकिन अभी तक उनको कोई उपलब्धि नहीं मिल। मैं एक बार कह रहा हूँ कि उनको अभी तक कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिल पाई है, इसीलिए बार बार। पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या ये हमारे लिए मैटर करता है, या हम क्या कर रहे हैं ये हमारे लिए मैटर करता है, और जो हमें करना चाहिए क्या हम वो कर रहे हैं? देखिए, दो बातें मुझे लगता है कि दोनों चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि अगर हम जवाब दे रहे हैं तो हम उसी बात का जवाब देंगे जो सवाल पाकिस्तान पूछ रहा है, पहली बात। लेकिन इसके साथ एक और बात जोड़नी पड़ रही है मुझे कि हम इस चीज का इंतजार क्यों कर रहे हैं कि पाकिस्तान कोई सवाल पूछे। हमें प्रोएक्टिव होना है। हम लोग आज की तारीख में रिएक्टिव हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो हाँ, आपकी भी बात ठीक है बिल्कुल
कि पाकिस्तान को, देखिए हमें सबसे पहले हम लोग ये इंतजार करते हैं कि पाकिस्तान अटैक करेगा, फिर यहाँ पे मीटिंग होती है जिसमें होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और ये अपने डोवाल साहब बैठते हैं, उसके बाद हम लोग सोचते हैं क्या करना है। नहीं, आपने अगर सेना को खुली छूट दे रखी है तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए सेना को खुली छूट मत दीजिए। आप सेना को खुली छूट इसलिए दीजिए कि आप लोग सरहद पे बैठे हैं, आपको जब ठीक लगे आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक करिए और जितनी डीप जाके अटैक कर सकते हैं डीप जाके अटैक करिए। नहीं, और एक खबर और भी आई है आज जिसको जो कहीं ना कहीं भारत की चिंता बढ़ाने वाली है और सेना को ज्यादा अलर्ट करने वाली है। बख्शी साहब, मैं आपसे चाहूंगा आप उस पर रिएक्शन दें। सप्रा साहब आता हूं उसके बाद। खबर यह है कि पाकिस्तान में आईएसआई ने जितने भी उनके तमाम पाले हुए आतंकवादी समूह हैं, चाहे वो हिजबुल है, चाहे वो लैश है, लश्कर है, चाहे जैश है, उन सब के साथ एक मीटिंग की है और सर्दियों में इंट्रूजन कराने के लिए, घुसपैठ कराने के लिए स्पेशल क्लोथ्स वहां पे तैयार किए जा रहे हैं जो -50 डिग्री तक वहां पर काम कर सकते हैं। यानी वहां हर समय एक एक्सरसाइज चलती रहती है कि कैसे भारत के अंदर घुसे, कैसे भारत के अंदर हम खलबली फैलाएं। ऐसे में इंडियन ट्रूप्स को या इंडियन सेना को क्या करना चाहिए बख्शी साहब? देखिए, ऐसा है, हर साल बड़ी भारी बर्फबारी होती है पुंछ के ऊपर के इलाके में, 40-40 फुट तक बर्फ पड़ती है, पूरा फेंस दब जाता है। उसमें कई पिछले सालों से, ये नई बात नहीं है, पाकिस्तान ने की फौज ने, आईएसआई ने इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश की है टेररिस्ट को, वो फेंस के ऊपर जो दबा हुआ है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप बर्फ में आएंगे आपके पांव के निशान होंगे, हमारे यूएवीज वगैरह उसको पिकअप कर सकते हैं। इसीलिए अब वो कोशिश कर, उन्होंने पुरजोर कोशिश करी है अभी गर्मी के महीने में पार करने की। केवल कोई 200 के करीब पार हो चुके हैं और मैं आपको बता रहा हूं, मेरे समय में 3,500 होते थे। जब से हमने फेंस लगाया 70 से 80% डिग्रेड हुआ है। वो कुछ ना हेर्मेटिकली सील आप बॉर्डर को नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ निकल आएंगे, आप फिक्र ना करिए, हम उनको संभाल लेंगे, हम उनको संभाल लेंगे। ये जो पाकिस्तान की फौज की जो चुलबुली और छेड़खानी है वो तभी तक पॉसिबल है जब तक आप उसको छेड़खानी का स्कोप दें। देखिए साहब, मेरा 37 साल का सेना में तजुर्बा है। इन्फेंट्री के स्मॉल आर्म्स और मॉर्टर, जो जवान बंकरों के अंदर हैं उनका कख नहीं करते, आप केवल एमिनेशन बर्बाद कर रहे हैं। मैं काफी लड़ चुका हूं लाइन ऑफ कंट्रोल पे और हम ठोक चुके हैं पाकिस्तान को तोपखाने से, उन हथियारों से जिनसे मैंने उनकी उफ होती देखी है। ये जो नई हमारे मन के अंदर लक्ष्मण रेखाएं आती है ना, पहले था 30 नहीं सर, एक खबर और भी आई थी, मैं चाहूंगा उस पर भी आप बोलिए। एक खबर और आई थी कि इजराइल की तरह हम पूरे बॉर्डर को सीज कर देंगे और परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। अपने मन में लकीरें बना रहे हैं। तो क्या वो बात ही थी केवल कि इजराइल की तरह हम पूरे बॉर्डर को सीज कर देंगे और परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, ऐसी सिक्योरिटी हम लाएंगे? देखिए प्लीज आप फिर रक्षात्मक बात कर रहे हैं। ढाल और तलवार, आप समझते हैं आपने किसी योद्धा को देखा है केवल ढाल से लड़ते? तलवार का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। यू कैनॉट बी रिएक्टिव एंड डिफेंसिव। इट इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग टू से दैट वी विल जस्ट डिफेंड एंड डिफेंड एंड डिफेंड। आप अपनी फौज की ऐसी तैसी कर देंगे, ऐसी पॉलिसी अगर आप अख्तियार करने लगे। वो डिफेंस को हम बढ़ाते हैं, कोई बॉर्डर हेर्मेटिकली सील नहीं हो सकता, ये तजुर्बा कहता है, ये तजुर्बा बताता है। आप प्लीज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये नहीं, मैं ये बातें नहीं कर रहा हूं, ये बातें लगातार पब्लिक डोमेन में आ रही है सरकार की तरफ से। मैं चरण सिंह सापरा अब आपके पास आऊंगा। अचल मल्होत्रा इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन चरण सिंह सापरा आप कह रहे हैं। नहीं, गौरव जी एक मिनट। गौरव बोलिए सर। गौरव, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है। मैं व्यक्तिगत आपको नहीं कह रहा, मैं समझ गया। बाय यू आई मीन आई एम जस्ट सेइंग कि हमारे देश में ये जो रक्षात्मक पॉलिसी है, मैं आपको बताऊं, अध्यक्ष माओ से तुंग जो कि एक बड़ा युद्ध का नेता था, उसने रक्षात्मक पॉलिसीज के बारे में क्या कहा? उसने कहा था ओनली अ कंप्लीट फूल और अ मैडमैन विल अडॉप्ट डिफेंसिव डिफेंस फॉर एवर एंड एवर। केवल एक पूर्ण मूर्ख या एक पागल ही रक्षात्मक नीतियां हमेशा के लिए। ठीक है, मैं चाहूंगा कि प्रेम शुक्ला जब बोले आप तो इस बारे में जवाब दें आप। अचल मल्होत्रा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं।
लेकिन मैं चरण सिंह सापरा आपकी बात आऊंगा। चरण सिंह सापरा, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही और जो मुझे अच्छी लगी पर्सनली, कि सरकार जो भी करेगी पाकिस्तान के मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं। लेकिन चरण सिंह सापरा, ये बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है, हकीकत में वो जमीन पर वो बात उतनी दिखती नहीं है। इसलिए क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक पर भी राजनीति हो गई। पहले आपके नेता ने कहा कि 2.5 साल में मोदी जी ने एक अच्छा काम किया, उसके बाद लगातार आपके तरफ से एक के बाद एक नेता आते गए, बोलते गए, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते गए। आज संसद में 3 शहीद जवान हमारे कल शहीद हो गए। आज संसद में तमाम विपक्षी दलों ने, उसमें बीजेपी के भी कुछ सहयोगी दल शामिल हैं, उन्होंने डीमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर तो एक मानव श्रृंखला बना दी। चरण सिंह सापरा साहब, थोड़ा समय उन शहीदों को भी दे देते, उनके बारे में भी बोल देते, देश को अच्छा लगता, उस पर भी बोल देते। आज जरूर, यही मैं पहले भी कह रहा था कि ये जो पाकिस्तान का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा दृश्य जा रहा है विश्व के अंदर कि भारत की सरकार जो है, उसका खौफ जो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए वो कम होता जा रहा है। तो हमको एक कंसिस्टेंट पॉलिसी बनानी चाहिए। जैसे अभी हार्ट ऑफ एशिया का सम्मेलन आ रहा है 3 और 4 दिसंबर को, अब उसमें सरताज अजीज आने वाले हैं। तो सरकार की पॉलिसी क्या है कि हार्ट ऑफ एशिया के कार्यक्रम में हमारी भारत सरकार की क्या पॉलिसी रहेगी, क्या लाइन रहेगी, और सरताज अजीज आ ही रहे हैं या हमारी सरकार कोई तरीके से रोक सकती है, या क्या ऐसा एक कुछ उसके ऊपर विचार विमर्श और ये सारी बातें होनी चाहिए। कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ करके हम पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ब्लॉक करें, इंटरनेशनल फोरम पर ब्लॉक करें और आर्मी के फ्रंट पे, एलओसी पे ब्लॉक करें, ये तमाम सारी। ठीक है। हाँ। अच्छा मल्होत्रा, मैं आपके पास आऊंगा। सरताज अजीज का जिक्र हुआ, मैं चाहता था इसका जिक्र हो। 3 और 4 दिसंबर को हार्ट ऑफ एशिया समिट हो रहा है अमृतसर में, और पाकिस्तानी पीएम के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हैं सरताज अजीज, जो अभी तक खबर है कि उस सम्मेलन में आ रहे हैं जहां पीएम मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बोलेंगे। चरण सिंह सापरा ने इशू उठाया कि क्या उन्हें रोक देना चाहिए आने से, या वो आ रहे हैं तो वहां क्या मैसेज दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश जाए। गौरव, मुझे नहीं लगता कि रोक दिया जाना एक अच्छी पॉलिसी होगी, क्योंकि ऑल सेड एंड डन पाकिस्तान का एक रोल है हार्ट ऑफ एशिया की कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम हार्ट ऑफ एशिया की बात करते हैं, हालांकि ये अफगानिस्तान ओरिएंटेड इशू है, लेकिन अफगानिस्तान की आधी से ज़्यादा समस्याओं में पाकिस्तान जो है इन्वॉल्व है। अब आप उसको बाहर बिठा देंगे उस कॉन्फ्रेंस में से, जहां बल्कि उसको एक्सपोज करने की हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी स्ट्रैटेजी होगी कि उसे इससे अलग हटाया जाए। आने दीजिए, खुल के सुनाइए उसे, जो मैसेज देना है आप उसे दीजिए, उसको लताड़ना लताड़िए, और बाहर कर देने से कुछ नहीं होने वाला। ये मेरा अपना ओपिनियन है कि वो आना चाहते हैं तो आए। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमारी सॉइल पे हो रही है, रेलिवेंट इशू है। अफगानिस्तान में हमारा बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और पाकिस्तान जो है इस समस्या में काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है, नेगेटिवली इन्वॉल्व है। तो ऐसे मौके छोड़ देने की बजाय ऐसे मौके हमें सीज करने चाहिए और उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। चलिए, बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर कमर आगा आता हूँ आपके पास। देखिए, मैं सहमत हूं, क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और अफगानिस्तान पे है, जिसमें पाकिस्तान सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वो यहां आना चाहते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तो सही है, लेकिन हमारे यहां एक पीस और शांति की ब्रिगेड है जो वहां घेरा डाल के बैठ जाएगी कि किसी तरह उनको बातचीत शुरू करने का पाकिस्तान से मौका मिल जाए, फिर वो हर चीज लेके आने की कोशिश करेंगे। इस तरह की जो टेम्पटेशंस हैं उसे प्लीज आप जरा अब कंट्रोल कर यहाँ पे रखिए, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं इस बातचीत के दौर से जिसने हमारा तमाशा बना दिया है 30 साल। नहीं, बिल्कुल। अफगानिस्तान यस, कश्मीर नो, एब्सोल्यूट नो। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि कोई बायलैटरल बातचीत यानी दो पक्षीय बातचीत, संकेत है कि वो सरताज अजीज ने कहा, सरताज अजीज कह रहे हैं, सरताज अजीज कह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भारत सरकार ने नहीं। मैं समझता हूं कि जिस तरह का माहौल है इस समय, उसमें बातचीत बहुत मुश्किल होगी करना, भारत बातचीत नहीं करेगा। अब उसके बाद ये है कि उसी वक्त कोई अगर एक ऐसी डेवलपमेंट होता है या कुछ ऐसी चीज़ होती है, मैं नहीं समझता कि अपोजिशन के कहने से भारत सरकार इस चीज़ को डिसाइड करेगी। भारत की पॉलिसी हमेशा से, और ख़ासतौर से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी में उसमें काफ़ी ऑटोनॉमी मेंटेन करते हैं। बाहर का भी प्रेशर वो आसानी से नहीं मानेंगे, जिस तरह से उनका स्वरूप है, जिस तरह से उन्हीं ने बात की है। और अभी तक कोई संकेत ऐसा नहीं मिला है कि द्विपक्षीय बातचीत होगी। हालांकि
हिंदुस्तान के ऊपर काफ़ी प्रेशर है कि बात करें उनके साथ। ठीक है, मैं मेजर गौरव आर्य आपसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव का सवाल पूछना चाहता हूं, फिर मैं आ रहा हूं प्रेम शुक्ला आपके पास। हमारे अभी रक्षा मंत्री ने 1 या 2 दिन पहले बोला है कि अगर आपको मौका मिले और आप देखें कि सामने वाले के हाथ में गन है तो आप पहले वार कीजिए, आपको जरूरत नहीं है कि उसका वार हो और उसके बाद आप उस पर पलटवार कीजिए। जिस तरह का इस वक्त माहौल है, क्या भारतीय सेना के लिए एक बड़ा मैसेज है और क्या भारतीय सेना को इस पर अब काम करना शुरू करना चाहिए? नहीं, भारतीय सेना तो हर समय यही करती आई है कि रक्षा मंत्री ने कोई नई बात थोड़ी ना करी है। तो भारतीय सेना में ये जब रक्षा मंत्री बने थे उससे कई दिहाइयां पहले से भारतीय सेना यही, अगर आप बॉर्डर पे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि हम पलट रिएक्ट करते हैं, हम एक्ट नहीं करते। नहीं, देखिए सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रिएक्शन वाली बात है, अब हमें ये नहीं पता कि बॉर्डर पे इंडियन आर्मी क्या कर रही है। जहां तक मैं जानता हूं कि अगर इंडियन आर्मी को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं तो इंडियन आर्मी इज अ वेरी वेरी एग्रेसिव आर्मी। ऐसी बात नहीं है कि मेरा ये है पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप ये मन बना लीजिए कि आपको प्रोएक्टिव होना है, रिएक्टिव नहीं होना। जहां तक भारतीय सेना की बात है, उनको ये सब चीजें सिखलाने वाली बात है ही नहीं। उनको पता है वो हमारी आर्मी एक ऑफेंसिव आर्मी है। डिफेंसिव तो देखिए, डिफेंसिव या ऑफेंसिव सरकार का एक रुख होता है। जहां तक इंडियन आर्मी की बात है, अगर उनको कोई आदमी देखेगा हथियार पकड़ा हुआ तो उसको पहले जान से मार देंगे वो लोग। तो उनकी ट्रेनिंग यही है, दे विल नॉट वेट फॉर द पर्सन टू फायर। तो क्या आपको लगता है कि हाल दिनों में ऐसी कार्रवाई हम देख सकते हैं? बिल्कुल देखनी चाहिए, होना ही ये चाहिए। नहीं, आज ही तमाम वहाँ फायरिंग हुई है जिसमें 3 लोग उनके जो मरे हैं उसमें एक कैप्टन है और 2 सोल्जर्स हैं। फिर उसके अलावा एक बस भी हिट हुई है जिसमें 10 लोगों की मारे गए हैं वहाँ के। तो मैं समझता हूँ, और लगातार फायरिंग चल रही है नीलम वैली में भी और फिर इधर भी पुंछ, राजौरी और कई जगहों पे बहुत हैवी फायरिंग इस वक्त भारत की। बख्शी साहब, प्रेम शुक्ला आ रहा हूँ, लेकिन बख्शी साहब पहले। बख्शी साहब देखिए, आप जब कोई एक्शन लेते हैं, आप एक एम अपने ध्येय माइंड में सेट करते हैं कि इसका असर क्या होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान ये चोंचलेबाजी बंद करे तो हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन से ज्यादा आपको वर्टिकल एस्केलेशन करनी पड़ेगी। और वर्टिकल एस्केलेशन मतलब जो वेपन सिस्टम्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो खतरे का दर्जा आप बढ़ाएं, ताकि पाकिस्तान को क्लियर संकेत जाए कि आप अपनी हद से बढ़ रहे हैं और इसके आगे का अंजाम आपके सर होगा। प्रेम शुक्ला साहब जवाब दीजिए, ये संकेत जाएगा। एस्केलेशन कंट्रोल डायनेमिक्स को प्रेम शुक्ला साहब ओवरड्यू मत करें। जवाब दीजिए और सबका जवाब दीजिए। नहीं है हमारी 3 लाशों के लिए। हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जैसे आदरणीय बख्शी जी ने कहा कि सिर्फ ढाल से काम नहीं चलेगा, तलवार भी चाहिए। और तलवार का ही प्रयोग है कि सर्जिकल स्ट्राइक भी तलवार का ही प्रयोग है कि उनकी तरफ से जैसे हमला तो उससे जबरदस्त हमला, उससे ज्यादा उनको कीमत चुकानी पड़े, इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। शेष एक राजनीतिक तौर पर सेना को जो है पूरी तरह से पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाया जा सके कि वो बारंबार यहाँ पर घुसपैठियों को कवर ना दे, हमारा सीमा पर जो है बारंबार सीज फायर वायोलेशन न करें। इसके लिए सेना को पूरी तरह से कार्रवाई करने का अधिकार सरकार ने दिया हुआ है और सेना उस लिहाज से कार्रवाइयां कर रही है। संकट यह है कि जिन लोगों ने, जैसे अभी इसी डिस्कशन में आदरणीय सप्रा जी ने कहा कि जो हार्ट ऑफ एशिया है उसमें जो है पाकिस्तान के दूत सरताज अजीज को नहीं आने देना चाहिए। क्या ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है? ये करते क्या है कि एक जन कहेगा, चरण सिंह सप्रा कहेंगे नहीं आने देना चाहिए, दिग्विजय सिंह कहेंगे नहीं आप युद्धोन्माद मत करिए, उनको कृपया बुलाइए, सलमान खुर्शीद कहेंगे द्विपक्षीय वार्ता शुरू कर दीजिए, मणिशंकर अय्यर कहेंगे मोदी जी को हटाने के लिए। ये जो विपक्ष की इनकंसिस्टेंसी है, इसके कारण जो है कई बार जो है जो सरकार की जो पॉलिसी हमारा बहुत स्पष्ट इरादा है कि अगर आपको बायलैटरल इश्यूज पे बात करनी है तो पहले आतंक पर आप बात कीजिए, आतंक पर आप हमारे जो आपसे जो हमारी आशंकाएं हैं उसका समाधान कीजिए, बाद में हम द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये शुरू से ही आदरणीय मोदी जी ने सार्क देशों को जब शपथ ग्रहण में बुलाया था से लेके अब तक ये कंसिस्टेंसी इंडियन पॉलिसी है। पहले तो मैं इनका जरा भ्रम क्लियर कर दूं। प्रेम शुक्ला जी ने मेरे ख्याल से मेरी बात अच्छे से सुनी नहीं। मैंने ये कहा था कि 2 भाग हैं, या तो हार्ट ऑफ एशिया में उनको आने से रोका जाए और अगर वो आते हैं तो उनको किस तरह से एक्सपोज किया जाए, कंसिस्टेंट पॉलिसी बननी चाहिए, ये मैंने कहा था। मैंने एक तरफा स्टैंड नहीं लिया था। प्रेम शुक्ला जी आप ध्यान से सुनिए।
दूसरी बात, हम तो ये कह ही रहे हैं कि भारत की सरकार आज के समय में जो भी निर्णय पाकिस्तान के खिलाफ लेगी, विपक्ष साथ में खड़ा रहेगा, आपके साथ रहेगा। आप इस पे निर्णय लीजिए, ऐसा नहीं कि आप जुमले बोल बोल के समय निकाल दें। और आज एक ऐसा समय आ चुका है कि जब आप मोदी जी मनमोहन सिंह को कमजोर पीएम कहते थे, आज मोदी को खुद प्रूव करना पड़ेगा कि वो कमजोर पीएम है कि मजबूत पीएम है। ऐसा समय आ गया है, तो आपको निर्णय लेना है, आपको स्टेप लेना है, हम आपके साथ खड़े हैं। अरे वो उनके व्यक्तिगत बयान थे भाई, क्यों उसमें जा रहे हो? पार्टी का स्टैंड नहीं था। व्यक्तिगत सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी दिग्विजय सिंह महासचिव हैं। प्रेम शुक्ला जी छोड़िए, प्रेम शुक्ला जी सर्जिकल स्ट्राइक तो हो गई, अब दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक करिए और उस पर बात करिए। प्रेम शुक्ला जी दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक करिए और उस पर बात कीजिए। वो बीती बात हो गई, उस पर मत जाइए, उस पर मत जाइए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अब तो मौका दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया तो इनको दोबारा वैसा करने का मौका दीजिए। देश तो ये मांग रहा है आपसे, देश की सुनिए ना। वो कहते हैं प्रेम शुक्ला पर्सनल स्टैंड है, और उसी दिन देश की सुन रहे हैं, इसलिए कार्रवाई है कि ये डिफेंस मिनिस्टर का नहीं तो एक मिनट, तो फिर एक मिनट, चलिए एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला और चरण सिंह सापरा आ रहा हूँ, आप दोनों के पास आ रहा हूँ। चरण सिंह सापरा सुनिए, रुकिए मेरे साथ अचल मल्होत्रा है, उनसे एक सवाल लेना है क्योंकि आज बहुत रेलेवेंट सवाल है। मनोहर पर्रिकर एज अ डिफेंस मिनिस्टर, एक मिनट सपरा साहब आ रहा हूँ, कि ये उनका पर्सनल स्टैंड है। सपरा साहब आ रहा हूँ। नहीं, नथिंग इज पर्सनल इन पॉलिटिक्स। मुझे तो ऐसा लगता है कि नथिंग इज पर्सनल इन पॉलिटिक्स। अगर आप एक पार्टी से जुड़े हैं तो आपको उनकी बातों को मानना पड़ेगा। अगर आपके एक के बाद एक तीन नेता एक के बाद एक तीन नेता एक ही लाइन पे बयान दे तो पर्सनल कैसे हो सकता है? लेकिन आज हम उस बात पे बात कर ही नहीं रहे सपरा साहब, प्लीज हम उस पे नहीं जा रहे। मैं आर के माफ कीजिएगा, अचल मल्होत्रा एक मिनट, उनकी भी बात शामिल है उसमें। अचल मल्होत्रा, जेनेवा में यूएन में आज पाकिस्तान ने फिर से इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा उठाया। वो कह रहे हैं कि युद्ध के लिए, दबाव बनाने के लिए किसी पानी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और जो जल मार्ग हैं या जो रीजनल जो समझौते हैं उनको हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। और वो वर्ल्ड बैंक से गुहार लगा रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड बैंक गारंटर है इंडस वाटर ट्रीटी का। तो पाकिस्तान तो अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहा है, क्या इंडिया को इस हालत में क्या करना चाहिए? इंडिया तो हर मुमकिन कोशिश करेगा पाकिस्तान की इन एफर्ट्स को काउंटर करने की। पहले इंडिया की खुद तो हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को लेके क्या करने जा रहे हैं। अभी तक तो मुझे कोई ऐसी रिपोर्ट, रिव्यू की बात आई थी, वो भी अभी तक उसके आगे कोई अपडेट मिला नहीं है। कुछ अपडेट मिला नहीं, तो हम नहीं जानते हमारी थिंकिंग क्या है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान से तो कोई सीधे सीधे ये सवाल पूछे कि वो कितने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं जो रीजन के अंदर जिसमें वो रोड अटकाते हैं। कनेक्टिविटी की बात को ले लीजिए, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट वो नहीं साइन करते, फ्री ट्रेड की वो बात नहीं होने देते, और अफगानिस्तान को जो है एक्सेस नहीं दे रहे हमारे इंडिया से ट्रांजिट, पाकिस्तान से ट्रांजिट करके इंडिया तक आने के लिए। तो वो तो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट हैं। उनका ये सवाल उठाना कि हम पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेशर के लिए, ये तो बड़ी हास्यप्रद सी बात बनती है। आप अपना रिकॉर्ड तो देखिए ना, आप खुद क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले हमें क्लैरिटी होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, जस्टिफाइबल है। जहां तक पिछली बार बात हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी की, तो ये उभर के आया था सामने कि अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है ट्रीटी की, हम उनको इस्तेमाल करके विदाउट वायलेटिंग द स्पिरिट ऑफ द ट्रीटी और द लेटर ऑफ द ट्रीटी हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमारे राइट्स में है, और फिर पाकिस्तान उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकता। जो हमें उनका पानी का जो क्वांटिटी हमें यूटिलाइज करने की अथॉरिटी है, अभी हम उसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर हम ट्रीटी के अंदर रह के भी अगर पाकिस्तान को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के पास ना तो मॉरल ग्राउंड पे हमें चैलेंज करने का कोई वो अधिकार है, ना ही टेक्निकल ग्राउंड्स पे, ना ही किसी और इंटरनेशनल रेगुलेशंस और रूल्स के हिसाब से वो कर सकता है। ठीक है, बख्शी साहब आ रहा हूं, कमर आगा कुछ ऐड करना चाहते हैं, फिर आ रहा हूं। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, ये इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान इस समय कितना डिफेंसिव हो चुका है, और इसीलिए वो यूएन में जाना, चाइना उसका साथ दे रहा है सर। जितना सीपीईसी का एक हिस्सा शुरू हो गया है, वो तो लगता है कि लेकिन रीजन में आइसोलेट हो गया, इंटरनेशनली आइसोलेट हो गया, चाइना के साथ अलग अकेले रह के वो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है वो आइसोलेट हो गया है? अरे काफी हद तक आइसोलेट हो चुका है। रीजनली यस, इंटरनेशनली इंटरनेशनली पूरी तरीके से नहीं, लेकिन अंडर
ट्रेमेंडस प्रेशर है अमेरिका में, इस तरीके का उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हुआ है, यूरोप ने उसके ऊपर किया है। मैं नहीं समझता कि बहुत दिनों तक वो लिप सर्विस है सर। चलिए ठीक है, ये यहाँ पर मतभेद है, इस मुद्दे पर मतभेद है, लेकिन बख्शी साहब आप बड़ा चेंज इस तरह आ रहा है। 20 जनवरी के बाद आप देखिएगा और कितना ज्यादा उसमें बदलाव आता है। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमने काफी हद तक जो है होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अडॉप्ट किया था और काफी मुस्तैदी से हमने पाकिस्तान पे डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला था, जिसका जो चरम सीमा थी वो सार्क सम्मेलन में जब सारे देशों ने वहां जाने से साफ मना कर दिया और पाकिस्तान की काफी किरकिरी हुई। चीन का सहयोग पाकिस्तान को है, चीन जो है पाकिस्तान को मोहरा बना के इस्तेमाल कर रहा है। बीच में फिर हमने डी एस्केलेशन शुरू करी, पुचकारना शुरू किया, सहलाना शुरू किया, इस उम्मीद में कि शायद डी एस्केलेट हो जाए। नहीं, अभी सेना प्रमुख हमारे चाइना गए हुए हैं सर, और वहां पे बात की गई है कि भारत और चाइना शांति बनाए रखेंगे सीमा पर। इसका फर्क पड़ता है सर? आज हमको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपको लगता है कि जिस तरह से भारत और चाइना के सैन्य प्रमुखों के बीच बातचीत हुई है, इसका फर्क पड़ेगा कुछ पाकिस्तान के ऊपर? पाकिस्तान जो है, जहां तक भारतवर्ष का सवाल है, आपको खुद संभालना होगा उसे। पाकिस्तान की फौज से अगर आपने बात करनी है तो वो केवल ताकत की भाषा समझती है। ठीक है, प्लीज आप उनसे कोई डिप्लोमेटिक बातचीत करके नए हथकंडे नहीं चला सकते। पाकिस्तान की फौज से उस भाषा में बात करिए जो हर फौजी को समझ आती है। और जब एक बम का बोफोर का गोला फटता है या MBRL के गोले फटते हैं तो वो अपनी भाषा बोलते हैं। चलिए, मैं बख्शी साहब माफ कीजिएगा, समय कम है। ओके बख्शी साहब, ओके आपके पास मैं गौरव आर्या आपसे फाइनल कमेंट लूंगा। गौरव आर्या, आज देश को आप ये बताते हुए जाइए कि जब ऐसी स्थिति होती है तो एक सैनिक जिसका साथी शहीद होता है और जो सीमा पर खड़ा होता है, उसके दिल में क्या हो रहा होता है, वो क्या चाहता है, और एक आम आदमी बतौर जो इस वक्त देश में है उसको क्या चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए, ये बता के जाइए आज हमारे देश को। देखिए, एक साल में 12 महीने होते हैं, जिसमें से 10 महीने लगभग वो जो फौजी है अपने बड़ी के साथ या अपने साथी के साथ रहता है ड्यूटी पे। तो वो जो साथी है वो उसका परिवार से बढ़कर बन जाता है, उसका भाई बन जाता है, उसका सब कुछ बन जाता है। जब वो फौजी देखता है कि उसका भाई शहीद हो गया, उसके भाई को गोली लग गई, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा रोष, बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा होता है। इस वक्त मुझे ऐसा मैं ये कहना चाहूंगा कि देश को एक बात ये समझनी चाहिए साफ तौर पे कि पूरी तरीके से फौज का साथ दें बॉर्डर पे, और जो हमारे जो राजनीतिक हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बात ये समझ लीजिए कि क्या पाकिस्तान हमारा दोस्त है या पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हम लोग पॉलिटिकल लेवल पे देखिए, इंडियन आर्मी इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। सेना को इस मामले में कोई भी डाउट नहीं है 1%। ठीक है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप एक बार ये समझ ले कि क्या पाकिस्तान हमारा दोस्त है या पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, और अगर दुश्मन है तो ये लाग लपेट करना और ये सब करना, ये सब कि पाकिस्तान अपसेट ना हो और पाकिस्तान परेशान ना हो, और एस्केलेशन, अगर एस्केलेशन होता है बॉर्डर पे तो हो, ये अच्छी बात है। क्योंकि जैसा जनरल जीडी बख्शी साहब ने कहा था, ठीक है, जब तक आप पाकिस्तानी सेना से उनकी उस भाषा में बात नहीं करेंगे जो वो समझता है, बाकी सारी भाषाएं बेकार हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान ने तो सीमा पार की है, लेकिन वक्त है भारत के जवाब का, और भारत जवाब दे भी रहा है जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन लगता है और करारा जवाब देना पड़ेगा और पाकिस्तान को और खींच के और तगड़ा वहां पर उस पर वार करना पड़ेगा, तब कहीं जाके पाकिस्तान को समझ में आएगा। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में इस पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपने इरादे जताए हैं, अच्छा होगा वो उन इरादों को और दिखाएं और बताएं देश की जनता को।